नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग जिया समृद्धि देख रहे थे, इसमें हमने कल से पॉलिटी स्टार्ट किया था। पॉलिटी का एक वीडियो मैंने जो है कंप्लीट करा दिया है। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक? इसमें टोटल 5 वीडियो बनेंगे, जिसमें 400 क्वेश्चन के आसपास हैं टोटल। 400 क्वेश्चन हैं व्याख्या सहित दोस्तों। तो हम वही देखेंगे, 400 से ज़्यादा है, लगभग 500 के आसपास हैं। तो सारे कवर करेंगे हम लोग आराम से। 5 वीडियो बनेंगी, 45 मिनट 40 मिनट ऐसे रहेंगे दोस्तों, ठीक? 1 घंटे की कोई वीडियो नहीं रहेगी। 1 घंटे की अगर होती तो 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाता, यानी 3 घंटे में। तो आप लोग देखिएगा, कल वाली वीडियो कम लोग देखे हैं, थोड़ा देखिएगा आप लोग। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। हम 91 क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर। देखिए लिखा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा आर्टिकल 40 हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत है। अगला देखिए, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जो आर्टिकल 35 में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं करे? तो उपाधि से संबंधित जो है आर्टिकल 18 है, तो आर्टिकल 18 ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 10 में दोस्तों क्या दिया हुआ? नागरिकता के अधिकार का बना रहना। 15 में किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। दोस्तों आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक? याद रखेंगे। अगला दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? तो आर्टिकल 18 ही है। अब इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, आर्टिकल 18 हो जाएगा, ठीक? अब आगे क्या, अब देखिए। अगला दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा है? स्वतंत्रता। दोस्तों इसकी पीडीएफ साफ नहीं बन पाएगी, इसका रीजन साफ साफ ये है, एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो कोई पेज इसके अच्छे नहीं है। रियल तो यही कि पेज इसके बहुत अच्छे नहीं है दोस्तों। मैं कितना भी कोशिश करूंगा, अलग अलग कलर हैं, देख लीजिए ऐसे आ जाए। बाकी और मेरी सारी पीडीएफ आप उठा के देख लीजिए, 1 नंबर की आपको पीडीएफ मिलेंगी। लेकिन यही बुक क्यों है कि इसकी पीडीएफ सही नहीं बन रही? तो इसका रीजन इसमें पेज में दोस्तों, पेज की क्या है क्वालिटी, और दूसरी चीज की जो छपाई है ना वो है। पेज हल्का है, छपाई है, तो जैसे मतलब जब इसमें फ्लश पड़ता है तो ये क्या होता है, छपने लगता है। कहीं देखिए काला काला मोटा मोटा हो जाता है, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं धूमिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, तो ऐसे नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक दोस्तों? जितना अच्छा हो सकता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, तो ये चीज समझ के चलिए। देखिए यहाँ लिखा है कि आर्टिकल कौन सा 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक? अब देखिए आर्टिकल 32 क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 21 है शिक्षा का अधिकार, 21 का। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल सी में किया गया है, 19(1) सी में। यानी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखिए एक में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरे में क्या है, शांतिपूर्ण एवं हथियार सहित सम्मेलन करने की है। तीसरे में क्या है कि संघ राज्य मतलब संघ सहकारी समिति या जो है हम मतलब समिति बनाने का अधिकार दिया है। उसके बाद है डी में क्या दिया है, 19(1) डी में भारत के किसी भी राज्य में आप आवाज संचरण कर सकते हैं। अगला है कि ई में क्या दिया है, 19(1) ई में भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार। और अगर बात करें जी में, तो इसमें दिया हुआ है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अगला दिया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो देखिए उपजीविका और व्यापार लास्ट में था, तो लास्ट में यही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक? पहले बसेगा, बसने के बाद ही तो जीविका करेगा। अगला दिया है तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता अभी हम लोग देख ही चुके हैं, वही दिया हुआ जो ऊपर अभी जस्ट देखे दोस्तों। देखिए यहाँ दिखा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चला जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए? तो आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा, 20(2) हो जाएगा। आर्टिकल कौन, 2 सिद्धि से संरक्षण। तभी तो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो वही है दोस्तों। देखिए यहाँ 20(1) में है कि भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण। यानी जैसे मान लीजिए भविष्य में कोई कानून बना है, भविष्य में जैसे देखिए अगर मान लो वर्तमान में किसी ने किसी को चाकू मारा, तो वर्तमान में जो प्रावधान होगा चाकू मारने को वही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहले क्या थी या फिर भविष्य में क्या होगी, उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो वो चीज कह रहा कि संरक्षण मिलेगा भूतलक्षी। अगला है कि दोहरे दंड से बचना। यानी मान लीजिए किसी ने चाकू मारा तो एक बार जैसे दंड मिल गया, दोबारा दंड ना मिले उसे, समझ में, एक ही बार मिले। अगला है कि 20(3) में अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण।
तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला दिया है कि भारतीय सरकार संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो ये आर्टिकल दोस्तों 21 है। क्या है? 21 है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ये वाला ट्रिक बताऊं कैसे याद करना है, देखिए ये वाला ट्रिक मैं बता ही देता हूँ आपको। मैं सोच रहा था ना ही बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए भाई हम बोल रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये पहले में आना चाहिए कि नहीं? पहले हम बोलेंगे, बोलने के बाद हम शांतिपूर्ण कहीं पे भी मतलब बिना हथियार के सम्मेलन करेंगे, नेता जैसे करते हैं तो मतलब करेंगे मान लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी छोटी समितियां संघ बनाना शुरू करेंगे। बना दिए, पहले में हम बोलना सीखे, दूसरे में लोगों को इकट्ठा किया यानी सम्मेलन करना शुरू किया बिना हथियार के। ठीक, सम्मेलन जब करेंगे तो भैया समिति बनेंगी, संघ बनेगा, ये सारी बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक, समझ में आ गया? तीन चीजें समझ में। अब बताइए उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है भारत में अलग अलग जगह घूमेंगे, लोगों को जागरूक करने के लिए घूमेंगे, तो आबाद संचरण करेंगे रोक टोक के बिना। ठीक, समझ में आ गया? नहीं तो चार में ये हो जाएगा। अब भैया जब हम घूमेंगे अलग अलग क्षेत्र में, तो बसेंगे भी तो कहीं पे, रुकेंगे भी तो। अब रुक गए मान लीजिए कहीं बस गए, तो बसने वाला 5 में आ जाएगा। फिर 6 हट ही गया है, हमारा 6 हट गया ना, जो संपत्ति का अधिकार था तो उसे हट गया है। तो 7वें में क्या दिया हुआ है, तो 7वें में दोस्तों दिया हुआ है कि जब हम कहीं पे बसेंगे तो हमें व्यापार करना पड़ेगा कि नहीं, खाने पीने के लिए, आजीविका के लिए हमें व्यापार व व्यवसाय करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? यानी पहले बोलना सीखे, फिर हम सम्मेलन करना सीखे, फिर हम समिति बनाए, फिर देश घूमे, घूमने के बाद कहीं बसेंगे, बसने के बाद कहीं व्यवसाय करेंगे। तो इस तरह है, पूरा याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद या घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है? आर्टिकल 21 है। क्या है? आर्टिकल 21। जैसे देखिए आप इसके तहत बहुत जाएंगे, जैसे जीवन जीने का अधिकार इसी के तहत आएगा। देखिए यहाँ लिखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह अधिकार नागरिक व गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। दोस्तों देखिए, मैं इसकी पूरी पीडीएफ, पूरी बुक की पीडीएफ मैं आपको दूंगा, पूरी बुक की एक साथ पीडीएफ दे दूंगा। अब मैं सिंगल नहीं दूंगा, सिंगल मैं केवल पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो बिल्कुल क्लीन रहेगी पूरी बुक, जैसे मार्केट में वैसे आपको मिलेगी एकदम क्लीन। ठीक, पूरी बुक की पीडीएफ इसकी दे दूंगा, और सुबह जो जीएस पॉइंटर पढ़ा रहा हूँ उसकी भी पीडीएफ पूरी दूंगा, एक साथ दूंगा, पूरी इसकी भी एक साथ, पूरी उसकी भी एक साथ मिलेगी आपको। तो टेंशन ना लीजिए, हम 10 दिन के अंदर सारी चीजें लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो आराम से बस पढ़ते रहिए। देखिए लिखा, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अगला दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया है? तो ये 2002 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है का प्रावधान किया गया। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निवारक नजरबंदी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान मतलब अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध नजरबंदी के विरोध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारी का उल्लेख मिलता है। एक है सामान्य दांडिक विधि के अधीन यानी 22(1) और 22(2) के, तथा निवारक निरोध नजरबंदी के अधीन, तो ये है 22(3), 22(7)। दोस्तों देखिए इससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस अगर आपको इतना पता है ना कि गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कर रहा है, निवारक नजरबंदी से संबंधित है, तो आर्टिकल 22 लगा दीजिए बस। बाकी ये सब इतना खास नहीं है आपके लिए। ठीक, ये सब कोई जरूरत नहीं, बस कहा मैंने बताया ना कि बुक जब कोई बनाता है तो सोचता कुछ बचे ना, सारा डाल दो, ताकि हम ये कह सके कि सब हमारे यहाँ से आया है। तो वही है। देखिए मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन रियलिटी यही है आज के समय में दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण। तो देखिए बंदीकरण और कैद से संरक्षण आर्टिकल कौन सा होना चाहिए, आप ही बताएंगे। अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे हैं, आर्टिकल क्या होना चाहिए? 22 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22 हम अभी देखे हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपके काम की हैं। देखिए नीचे तक जो दिया है, लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? गिरफ्तारी का कारण जानने का, मतलब कोई गिरफ्तार हमें करने आया तो इसका कारण पहले बताओ। दूसरी चीज है अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव करने का, यानी हम अपने मन के वकील रख सकते हैं। अगला दिया है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार है। उसके बाद है मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा से
निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। तो ये इतनी चीजें हैं इसके बारे में। लिखा भारत के संविधान का, थोड़ा जूम करते हैं। लिखा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? 22 है, आर्टिकल 22 है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, एक से लेकर जो है कम से कम है तो राष्ट्रपति शासन, मतलब 61 तक सारे आर्टिकल एक मुंह जवानी आपको याद ही हो, फिर बीच बीच में याद हो, जैसे 70 76 याद हो जाए आपको, 75 याद हो जाए, फिर सरला करके जो है 79 80 81 याद हो जाए, 108 याद हो जाए, 110 याद हो जाए, ठीक, 112 याद हो जाए। तो इस तरह कुछ मतलब फिर थोड़े थोड़े याद हों, एक साथ ना याद हों। तो ये सारी जैसे आर्टिकल 32 के साथ 214 याद हो जाए, 226 याद हो जाए, तो ये सब याद करना पड़ेगा, तब ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन सब नहीं याद करना, मैं कभी सबके फेवर में नहीं रहता हूँ। बाकी ये सब तो आप लोग देखे ही हैं, ठीक। इसमें अनुच्छेद 35 में क्या दिया हुआ है? अस्पृश्यता के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। देखिए लिखा भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में असत्य है? देखिए इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से 28 से सही है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है या उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका उल्लेख राज्य का अपना धर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता दोस्तों, ठीक। जैसे आप कहेंगे अच्छा प्रधानमंत्री फिर जो है और जो है मुख्यमंत्री को मंदिर जाते हैं वगैरह हैं, दोस्तों ये देखिए उनकी पर्सनल भी लाइफ है, समझ में कि नहीं। जैसे पर्सनल भी उनकी एक लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ के तहत जाते हैं, ना कि मतलब राज्य के तहत जाते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं वहाँ पे। उनकी खुद की पर्सनल लाइफ हो, किसी भी धर्म को माने, किसी भी आस्था भगवान में रखें, तो उनकी पर्सनल लाइफ होती है, इसीलिए होता है, ठीक। तो ये चीज़ है, नहीं तो ऐसे बहसबाजी नहीं करना होता है। देखा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, वही है। देखिए 25 में क्या कहा? अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आगे बढ़े। देखिए लिखा हुआ 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अगला धार्मिक अवृत्ति के कारण ऊपर से मुक्ति है। अगला 28 में क्या है? शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में बताया। देखिए देखो ये क्या है, देखिए आर्टिकल 27 कहता है कि जिसे मंदिर में पैसा चढ़ता है उस पर कर नहीं लगेगा, वो करारोपण से मुक्त है, यानी उस पर कर नहीं लगेगा। नहीं सोचिए, मंदिर में इतना पैसा चढ़ता है और उस पर कर लगाना शुरू कर दे तो बहुत बेनिफिट हो ना। तो कर रोपण से मतलब 27 में कहते हैं कर रोपण नहीं होना चाहिए। और ये जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात कौन करता है? तो आर्टिकल 26 करता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। नोट लिखा है कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी यह उल्लेख नहीं कि राज्य का कोई अपना धर्म होगा, ये सारी चीजें। अगला भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है? कल ही हम बताए थे आर्टिकल 23 था। सॉरी यार, कहाँ भागे जा रहे हो। देखिए आर्टिकल 23 हो जाएगा इसमें, ठीक। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 23। देखिए अब हम देख लेते हैं आर्टिकल में, तो ऐसे याद करा दूंगा आपको बार बार पढ़ा के। लिखा आर्टिकल 23 में बलात् के मानव के बलात् या जबरन श्रम का दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करना है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से। 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 25 क्या? अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? 23 है। देखिए लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषिद्ध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अगला भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार किया गया है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा? तो वही है आर्टिकल 24। ठीक, देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अब 20 हम देख ही चुके हैं, अपराधों से दोष सिद्धि 22 भी हो गया है। कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ये भी देख चुके हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, तो यह आर्टिकल वही है 24 वाला हो जाएगा। देखिए 23 में क्या है आर्टिकल? मानव के साथ दुर्व्यापार बलात्श्रम। दोस्तों अब नहीं डटा तो कभी नहीं डटेगा, यकीन मानिए, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ, इसीलिए छोड़ भी नहीं रहा हूँ। देखा 25 में है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण धर्म को आबाद रूप से मानने, धर्म की आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल क्या है? 28 है, ठीक। और इसमें अलग अलग भी हम देख चुके हैं, ऊपर ही देखे थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 78, स्वतंत्रता का अधिकार है जो है 19 और 22, 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध है 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। लिखा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने व आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है? तो ये आर्टिकल 25 है दोस्तों, याद रखिए। स्वतंत्र रूप से है ये, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। उसके बाद हम 25-27 में अभी देखे ही करारोपण नहीं लगेगा, उससे स्वतंत्रता है। 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, करारोपण का भुगतान न करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ही है। धार्मिक कार्यों के, हाँ प्रबंध है, प्रबंध ध्यान ही न दिया। देखिए यहाँ प्रबंध होगा, प्रबंधन के बारे में है 26, ठीक। करारोपण के बारे में है 27, अंतःकरण के बारे में है 25। ये छोटा छोटा मतलब एक वो है जो जो वो वर्ड नहीं होता कीवर्ड, वही मैंने याद किया है तो वही है, अन्य प्रबंध ध्यान न दिया दोस्तों यहाँ पे। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए। देखिए पहले में 25 में क्या हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा। 26 में प्रबंध हो जाएगा, प्रबंधन जो होता है मैनेजमेंट। और 27 में क्या हो जाएगा? करारोपण से मुक्त हो जाएगा। तो साथ ये याद ही हो गए। 28 मैंने बताया ही था, ये देखिए ऊपर ही लिखा है कि कुछ दशाओं में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दिया हुआ है। देखिए 26 के बारे में हो गया, 27 भी देख ली। 29 देखो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 26 है, प्रबंध आ गया ना 26। तो दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा कीवर्ड याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद देखिए 5, देखो हम कई बार पढ़ चुके। 5 क्या है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। अनुच्छेद 30 में कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला दिया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार निर्दिष्ट है? देख लीजिए ऊपर और यहाँ पे नीचे पूछा गया। 30 नंबर हो जाएगा आर्टिकल डी, ठीक, मतलब आर्टिकल डी नहीं, आर्टिकल जो है 30, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 में वही है, करों का भुगतान या करारोपण। 28 में क्या है? कुछ मतलब शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में सोचना, यह स्वतंत्रता देता है। उसके बाद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण है। अगला दिया है 115 की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीति जारी होती है? तो 5 प्रकार की रीति जारी होती है। ठीक है, पढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 32 जो है संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की रिट जारी करने का अधिकार दिया है। यानी जो 32 में सुप्रीम कोर्ट जाओगे और हाई कोर्ट जाओगे 226। भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिट है, कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षा है, अधिकार परीक्षा है। ठीक, हम देखेंगे ये सब क्या होता है, टेंशन ना लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है कि प्रमाणित किया जाना, प्रत्यक्ष उपस्थित। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष उपस्थित करो। परमादेश का मतलब आदेश देना। अधिकार परीक्षा मतलब दावे की वैधता की जांच करना। उत्प्रेषण प्रमाणित। देखिए हम अगर बात करें तो यहाँ देखिए यहीं से देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा क्या है? प्रमाणित किया जाना। अधिकार परीक्षा है दावे की वैधता की जांच करना। जैसे मतलब अधिकार परीक्षा करने का मतलब है, इस तरह याद रखिए कि अधिकार पूछ, जैसे मान लीजिए कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, सॉरी मान लीजिए कोई एसडीएम से और नीचे आते हैं, कोई सिपाही है मान लीजिए। अगर कोई पुलिस वाला या सिपाही जो हमारे हैं पुलिस कांस्टेबल, अगर वो कोई एसआई वाला काम करेंगे तो उनके अधिकार परीक्षा होगा, उनके ऊपर क्या होगा? अधिकार परीक्षा जारी होगी। समझे कि नहीं? पूछेंगे कि दावे की वैधता जांच करना, यानी आप दिखाइए आपने ऐसा एक्शन क्यों लिया, आपको अधिकार किसने दिया ये चीज करने का। तो वो होता, कभी कभी आप देखे होंगे कि मतलब जो है जो काम जिसका होता है वो ना करके दूसरे का काम करता है कोई, तो वो होता है अधिकार परीक्षा, तब आता है। समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल मतलब बहुत हार्ड नहीं है। देखिए लिखा, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कोई कौन सी रिट जारी होती, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती कि हमारे सामने भैया पेश करो बंदी को, तब समझ में आएगा। अगला दिया अधिकार परीक्षा क्या है? देखिए इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया है। देखिए यहाँ क्लिष्ट भाषा है दोस्तों, थोड़ा मतलब नॉर्मल तो है लेकिन अभी समझाया गया नहीं यहाँ अच्छे से, तो अलग अलग तरीके से जैसे समझा, जैसे प्रतिषेध है तो मतलब जो है वो क्या होता है, जैसे अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड को बस अभी एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा परमादेश लिखा है, जब उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या एक अधिकारी या सरकारी
निकाय के खिलाफ एक पूर्ण आचरण या चूक को ठीक करने के लिए जारी किया। देखिए, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण जानते हैं, जब पुलिस मतलब किसी को गिरफ्तार कर ले, ठीक, तो उसे सामने लाना होता है, मतलब सामने ना लाए, मतलब या अपने मन से ही गिरफ्तार कर ले, तो हम ये रिट जारी कर सकते हैं, समझ कि 24 घंटे के तहत न्यायालय में ना पेश करे, तब हम बंदी प्रत्यक्षीकरण ले आएंगे। परमादेश होता है कि जो उच्च न्यायालय हमारा होता है, तो अपने जो निचले न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं सबऑर्डिनेट वाले, उसमें क्या होता है, वो उसमें जो है जान वो देता है, उनके खिलाफ जो है कहता है कि चूक हुई है, इसे ठीक जारी करने के लिए देता है। जैसे मान लीजिए कोई न्यायालय है, निचला न्यायालय, वो कोई फैसला सुना दे जबकि उसे सुनाना नहीं चाहिए था, तो वो परमादेश यानी वो आदेश देगा उच्च न्यायालय, ठीक, इस तरह हो जाएगा। मान लीजिए तो परमादेश होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। प्रतिषेध यानी वो रोक सकता है किसी चीज, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए पुल है, क्या है, पुल, यहाँ से कोई छलांग लगाना चाहता है यहाँ पे, ठीक, लेकिन हम यहीं पे वो बंदा लगाए ना पाए, हम यहीं पे पकड़ के खींच ले, यहाँ रोक दें, तो ये प्रतिषेध हो जाएगा। लेकिन वो छलांग लगा दे तो उत्प्रेषण हो जाएगा, समझ कि नहीं, यानी उल्लंघन कर चुका हो तो उत्प्रेषण हो जाएगा, और लगाने वाला हो हम रोक दे तो प्रतिषेध हो जाएगा। बाकी और 3 चीज तो आपको इजी है ही है, समझ गए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है, तो कौन सा है, आर्टिकल 32। एक ही चीज को इतना रिपीट किए हैं, दिमाग खराब हो गया है। देखिए यहाँ लिखा आर्टिकल 33 में क्या दिया है दोस्तों। देखिए आर्टिकल 33 में सैनिकों अथवा अर्धसैनिकों के मूल अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है। आर्टिकल जो है 34 है, राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन या मार्शल लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला दिया है कि अनुच्छेद 32 में है, अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। लिखा हाइवियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण वही है। याचिका शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को सशरीर पेश करो, कुल मिला के बात ये है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को सशरीर पेश करने से है। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकार के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना है जो अपहरण के दायरे में हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उपयोग उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में किया जाता है। इस याचिका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। अगला दिया है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय या और आत्मा किसने कहा है, तो बाबा साहब ने कहा। ये तो सब आम बात हो गई, बहुत पढ़े होंगे। यहाँ लिखा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो 226 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब ये हम नहीं पढ़ेंगे, वही चीज है 20 बार नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 में है। 143 बहुत अच्छा है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो है जज से, लेकिन वो दें या ना दें ये बाध्य नहीं है, और वो माने या ना माने वो भी बाध्य नहीं है। ठीक, अगला भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्धारक तत्व में है, तो भाग 4 में है दोस्तों। लिखा है भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 32 से 51 तक राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों का यानी तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, उसके बाद राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। देखिए यहाँ है भाग 2 में नागरिकता है, कल हम बताए थे। मूल अधिकार 3 में है, संघ का वर्णन 5 में है। देखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सी राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों की एक व्यवस्था है, तो दोस्तों देखिए नीति निर्धारक तत्व में राज्य के विरुद्ध होते, लागू नहीं किए जा सकते, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तो ये लागू नहीं होते दोस्तों। आप इसके खिलाफ जो है अगर राज्य के नीति निर्धारक तत्व यानी डीपीएसपी अगर लागू नहीं हो रहे हैं आर्टिकल कोई भी, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यहाँ लिखा भी होगा, देख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, इन्हें संविधान या न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, देखो भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की बात की गई, तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत के बारे में कहा गया है। लिखा है भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। कल्याणकारी राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास और लोकहित कार्य। ठीक, इसी मतलब जो चुनाव में वादे होते हैं तो इसी के तहत होते हैं, यही जो करना होता है। और क्या करेंगे भाई, राज्य का काम क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, फ्रिज कूलर एसी, कल्याणकारी राज्य यही तो होगा। फ्री जो बांटते रहते हैं, लेकिन इतना बांटना नहीं चाहिए, लेकिन जो रेवड़ी बांट रहे हैं वो बहुत गलत करते हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में वर्णित है। ठीक,
अगला दिया है कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। देखिए दोस्तों, यही है ठीक। आर्टिकल 39 में कहा 39 है, लिखा है राज्य के निर्णय सिद्धांतों को कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। थोड़ा सा मोड घुमा दिया बस आर्टिकल 39 हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 39। अब देखिए 39 का में क्या कहा गया कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी जो राज्य है वो प्रत्येक स्त्री व पुरुष को जीविका जो है जीविका के साधन उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। मनरेगा वनरेगा इसी के तहत आएगा। उसके बाद हम बात करें समुदाय के भौतिक खा में क्या कहा गया, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण स्वामित्व व नियंत्रण को व्यवस्थित करेगा। ऐसा नहीं कि सारा जो धन एक ही आदमी के पास रहे। अगला है ग में कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण के राज्य निर्देश करेगा। मतलब एक ही के पास न रहे, विकेंद्रीकरण हो, ऊपर से नीचे तक फैले, हर लोगों तक पहुंचे। ठीक, यानी सभी लोगों तक। उसके बाद घा में कहा गया 39 घा में कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई, स्त्री और पुरुष का समान वेतन और समान कार्य रहे। देखिए अगला है कि 39 कम है। दोस्तों आज भी आप देखे होंगे कि जब कहीं भी कोई भी कंपनी होगी वहां लेडीजों की सैलरी कम होगी पुरुषों की अपेक्षा, ठीक, क्योंकि वो प्राइवेट है। लेकिन जो है जो सरकारी होती है, सरकारी कोई भी नौकरी होगी समान मिलेगा, जितना महिला को मिलेगा उतना ही पुरुष को भी मिलेगा। अगर देखिए यहाँ लिखा है 39 अंगा में लिखा है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। चा में लिखा गया है राज्य द्वारा बालकों और अल्पवय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। दोस्तों बताइए इस तरह के क्वेश्चन इसमें कहाँ पूछेगा, आईएएस का पेपर नहीं है। लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठित करेगा। तो आर्टिकल 40 है दोस्तों, ये कौन सा है, आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए लैंग्वेज पे ना जाइए आप, बस लैंग्वेज ये है कि लैंग्वेज बहुत दिमाग खराब कर देती है। सिंपल लैंग्वेज याद करिए कि ग्राम पंचायतों का गठन है। 38 में दिया है राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था। 39 का में है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता हो जाए। और का में है कुछ दशाओं काम शिक्षा और लोक सहायता अधिकार। अगला है राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मात्र लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो 42 हो जाएगा। लिखा हुआ 42 में क्या है आर्टिकल की कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उपबंध तथा मातृत्व राहत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। 43 में दिया है कामगारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास। और 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब 6 से कम आयु के बच्चों को तथा मतलब बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रबंध है। अगला दिया कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा इसके संगठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो आर्टिकल 42 है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए काम में क्या कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी है और उपयुक्त विधान बनाना, विधान बनने चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 43 का में है सहकारी समितियों की बात की गई। 43 का में 43 खा जो दिया सॉरी खा में सहकारी समितियों यहाँ जो जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया सहकारी समितियां। 44 में है नागरिक संहिता यानी सामान्य नागरिक संहिता दिया है। अगला दिया भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे लागू है, उसमें उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित किए गए हैं। तो 42 है दोस्तों। बाकी हम देखते हैं 41 में कुछ विशेष दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता। अगला है संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक सहकारी संगठन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए, बस इतना याद रखिए ये कौन सा जोड़ा गया। तो ये 97वां संविधान 2011 के द्वारा। देखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान संशोधन आप देख ही चुके हैं तो जरूरत ही नहीं आगे। 43 बी 45 में 6 से 45 में लिखा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क मतलब जो है शिक्षा और देखभाल प्रदान करना। देखा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता। तो 44 में दोस्तों, थोड़ा इधर कम साफ दिया है, बाकी साफ दिया है। रात में पीडीएफ बनी है थोड़ा ना, तो इसीलिए है ऐसा। तो 40 आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 42 में है कि काम न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता है दोस्तों। 48 में है कृषि एवं पशुपालन के बारे में दिया हुआ है।
देखिए यहाँ लिखा है पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 45 है दोस्तों? सॉरी, ये पोषण की बात कर रहा है तो 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47। क्यों? क्योंकि 6 से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण की बात कर रहा है, लेकिन यहीं पे शिक्षा की बात करते हैं तो हम 45 लगाते हैं। लिखा है, देखिए यहाँ एक चीज और दिया हुआ है, राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक, यानी देखिए कार्यपालिका 50, न्यायपालिका 50 हो जाएंगे दोनों लोग तो 50 हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 41 देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि, आर्टिकल 51 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए वही चीज जब 20 बार पढ़ना होता ना तो दिमाग खराब होता दोस्तों, यकीन मानिए। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, बताइए। आर्टिकल 50 है। लिखा मतलब एक ही क्वेश्चन को 20 बार पूछा। देखिए यहाँ देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, यानी जो हमारे 7 अजूबे हैं विश्व में, 7 का स्क्वायर कर दो 7×7 = 49, तो वही तो है राष्ट्रीय महत्व। हमारे अजूबे तो ही है, ताजमहल 7 अजूबे में शामिल है, तो हमारा क्या है? राष्ट्रीय महत्व है, स्मारक है। तो 7 का स्क्वायर कर दो 7×7 = 49, तो 49 में आ जाएगा आर्टिकल। ठीक, 50-50 यानी 50 पृथक्करण हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये तो आपको पता ही है कि पोषण स्तर आए तो तुरंत लगाओ 47। अगला दिया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, 51 हो जाएगा आर्टिकल। अब हमें बताइए, ये सब बताने की जरूरत है। 48 में क्या कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, 50 में वही है। वही चीज 20 बार लिखना कोई जरूरी नहीं है। लिखा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति, बताने की जरूरत नहीं, 51 है। अगला दिया भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत गांधीवादी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। आगे बढ़ते हैं, हमें तो पहले लग रहा है और नहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ ये भी तो दिया है, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40, ये है गांधीवादी। ठीक, भाग 4 है आर्टिकल 36 से 51। अब देख लेते हैं कुछ आर्टिकल यहाँ। देखिए 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 43 से कामगारों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास, मतलब इतनी मजदूरी मिले जिनसे उनका निर्वाह हो जाए दोस्तों, इसीलिए लिखा निर्वाह मजदूरी। अगला दिया है 43 बी में सहकारी समितियों का गठन हो जाएगा। 46 में SC/ST के बारे में दिया हुआ है, या अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। 47 में पोषाहार स्तर के बारे में बात की गई है। 48 में कृषि पशुपालन के बारे में बात की गई है। 49 में जो है 7 अजूबों के बारे में बात की गई है, राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण। और 50 में 50-50 यानी पृथककरण किया गया। 51 में शांति की बात कर रहे हैं। ठीक, देखा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति सिद्धांतों का उदारवादी सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक, बस इतना याद रखिए, और बाकी तो देखिए यहाँ ये भी लिखा है, नीति निर्धारक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं या कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारत लिखा है भाग 4 में है, 36 से 51 है, ये तो सब जानते हैं, बाकी तो ये जानते ही हो आप लोग, ये सारे हम पढ़ ही चुके, अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक, यहाँ लिखा भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों की श्रेणी निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं है, नेहरूवादी को शामिल नहीं है, बाकी सब है। उदारवादी भी देखिए आर्टिकल 44 अभी, समाजवादी भी देखेंगे, गांधीवादी भी देखेंगे। समाजवादी में कौन आएगा? आर्टिकल 39-49 समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब समाजवादी। देखिए समाजवादी में कौन कौन से आएंगे? समाजवादी में आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 से 47 आ जाएंगे। गांधीवादी में 40, 43, 43, 46, 47 और जो है 48। देखो पशुपालन आएगा, पोषण युक्त आ जाएगा, SC/ST की बात कर रहा है। ठीक, ये सहकारी समितियों की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और उदारवादी में 44, 45, 46, 48, 48 से 49, 50, 51, ये सब देखने को मिलता है यहाँ। राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका एवं सम्मान जनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? देखिए भारत के सॉरी दोस्तों, लिखा है भारत के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ठीक, हाँ जीविका संबंधी सही है, निर्वाह मजदूरी है ना जीविका संबंधी, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी नहीं। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? मूल कर्तव्य देखते हैं। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था, LM सिंघवी समिति पंचायती राज व्यवस्था, विवेक देवराय समिति रेलवे से संबंधित है। ठीक, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्कृति का कांग्रेस पार्टी 1976 में
समिति कौन सी बनी थी? तो ये बनी थी स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए 42वां संविधान 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो बाद में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था जो 86वां संविधान संशोधन 2000 कौन सा था दोस्तों? 2 था, 3 था, 4 था, कौन था? याद है कि नहीं? 2002 में जोड़ा गया, ठीक। याद कर रखा रहा करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ 76 में, ठीक। और ये तो पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए, दसिया से लिया गया। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने एवं सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं? JS वर्मा समिति। वर्मा समिति पर जो है लागू होता है वर्मा समिति के द्वारा ही, ठीक। मौलिक कर्तव्य। अगला दिया है देश के नागरिकों को, वही है। अगला है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए? अब 4 का में जोड़े गए। दोस्तों जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, बार बार रिपीट वाली चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई फायदा है नहीं। लिखा है देश की रक्षा करने व आहरण किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख, ये किसमें है? तो मूल कर्तव्य में है दोस्तों। देखिए मूल कर्तव्य में है, स्वर्ण सिंह समिति है। लिखा है 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? तो 11 मूल कर्तव्य, ठीक। देखिए 8 मूल कर्तव्य जो है जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 जो है का में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, वो जोड़ा गया, ठीक, अनिवार्य रूप से। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए संविधान इन्हें सीधे लागू करता है, लागू करने का प्रावधान नहीं करता है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 4 का में है, 51 का है, 11 है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 51 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, 43वें संविधान, बस यही गलत है। 43वें कहाँ होगा दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन, ठीक, सॉरी 42वें संविधान संशोधन है। कौन सा 42वां संविधान? 44वां तो संपत्ति का अधिकार है, ये 1978 का है, ये 76 का है, 2 साल का अंतर है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगला दिया मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्राकृत में गैर न्यायिक है। 42वां संविधान 1976 संविधान में इनका समावेश अमेरिका संविधान से पहले, बताइए पूरा गलत है। रूस के मतलब रूस से लिया गया, कहाँ से? रसिया या रूस से लिया गया, बस ये गलत है। तो उसका बाद इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही है, ठीक, अंतर्गत आता है। दोस्तों कुछ है नहीं, वही क्वेश्चन 20 बार रिपीट हुआ है अलग अलग, बस बाकी कोई नहीं। देखिए यहाँ जैसे दिया है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? चलो ठीक है, हमारा चुनाव के दौरान मतदान करना, ये कोई मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया ही नहीं। कोई नॉर्मल भी बच्चा अगर पढ़ा होगा तो आराम से कर ले जाएगा। बाकी देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, भारत की एकता अखंडता बनाए रखना है, संविधान का पालन करना है, जिससे देश एकजुट हो, जिसमें देश में खुशहाली आए, वो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी ये चीजें आप जानते हैं 42वां संविधान 1976 सरदार सिंह मतलब लिखने की क्या जरूरत, इतना हर बार मेरे नहीं समझ में आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? देख लीजिए मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये बताना है। थोड़ा ऊपर करें हल्का सा बस, तो देखे तो बता। देखिए यहाँ समझिए, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रियों के बारे में, जैसे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक। 51A में लिखा हुआ है। अगला देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में निर्धारित किया गया कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान करना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, मतलब 51A का पहला, ये चीज है। देखिए ये याद करना पड़ेगा, याद कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संपूर्णता एकता अखंडता की बात करता है? तो ये हो जाएगा 51C हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक, 51C हो जाएगा। देखिए इसमें कीवर्ड होता है कि छोटा छोटा जो है सोनिटी और जो है कीवर्ड होता है छोटा छोटा, वो याद कर लेंगे तो कर लेंगे आप आराम से। देखिए लिखा तो संपूर्णता एकता अखंडता, देखिए यहाँ लिखा है कि अनुच्छेद मूल लिखा मूल कर्तव्य 51(1) की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? देखिए जी दोस्तों संबंधित है बच्चों की, ये प्राकृतिक से संबंधित है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसके संवर्धन से संबंधित है। जी जी 7 पे है ना दोस्तों,
जी हमारा किस पे है, 7 पे है, लेकिन हम जो शिक्षा वाला है वो 11 पे आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा को त्यागने की बात कर रहा है, आई, कौन सा कर रहा है, आई कर रहा है। 51 AI याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथासंबित बालक को प्रतिपाल शिक्षा का अवसर, तो जो है 11 है, अब 11 पे कहते हैं के हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, के, ठीक। तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी शिक्षा का अधिकार, जैसे इसमें कह रहा है किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य मतलब 21A, तो मैंने इसमें भी शिक्षा का अधिकार बताया था, अब यहाँ भी शिक्षा का अधिकार इसमें हो जाएगा के वाले में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हार्ड यही टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, जब आप समझेंगे नहीं, थोड़ा ऐसे रटना शुरू कर देंगे तो ये हार्ड लगेगा आपको। देखा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला दिया हुआ है, बाकी कौन कौन लेता है, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते कौन है, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं, और राज्य की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। अगला दिया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का या के कौन से सदन भाग लेता है, तो विधानसभा लेते हैं, कौन, विधानसभा। आर्टिकल 54 में दिया हुआ है इनके बारे में, जैसे पकानी कोका दियो दशा ट्रिक मैंने बताई थी, पकानी देखिए, पकानी कोका दियो दियो दशा, ठीक। तो ये लास्ट में शपथ आ जाएगा, यहाँ पद है 52, 53 कार्यपालिका निर्वाचन 54 में है, कोटा जो है 55 में है, कार्यकाल 56 में है, दोबारा निर्वाचन 57 में है, योग्यता 58 में है, पगानी कोका दियो दशा 59, 60 इस तरह है, 61 तक है दोस्तों टोटल। देखा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता 52 58 है, कौन सा पात्रता यानी योग्यता की बात कर रहा है ना, तो 58 में आ जाए, पकानी को दियो दशा, तो वो हो जाएगा 58। देखिए वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला है राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता है, तो 50 यानी 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में शपथ व प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो देखिए इनका तो 60 हो जाएगा शपथ, और इनका 59 हो जाएगा, ठीक। पकानी कोका दियो दशा में 60 हो जाएगा। अब देखिए क्षमादान यहाँ देखेंगे तो यही है, बिल्कुल इजी है। अगला है भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सॉरी कौन सा कथन सत्य है, महाभियोग प्रक्रिया संसद किसी भी सदन से शुरू कर सकते, महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए उसमें प्रक्रिया शुरू की गई है, मुझे तो पहले वाला लगता है, जैसा इसमें इस तरह दिया हुआ है, तो देखिए पहला तो सही है। आगे बढ़ते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस नहीं दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है। मतलब कहीं से भी किसी भी सदन से महाभियोग शुरू करो, लेकिन पारित 2/3 बहुमत से होना चाहिए। 61 में लिखा है राष्ट्रपति मतलब भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। यहाँ लिखा महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। उसके बाद महाभियोग का आरोप जिस सदन से लगाया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख 61 में है, महाभियोग 61 में 60 जो है शपथ हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व होनी चाहिए। देखा निम्नलिखित में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा, तो केवल और एक ही आधार है, वो भी है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय भाग वी में है, तो देखिए 62 हो जाएगा हमारा, कौन सा 62 हो जाएगा। अगला दिया भाग देखिए भाग 5 में कौन कौन सा है, 52 से 151 है, संघ की बात करता है इसमें, और 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता भरने के लिए कराने वाले चुनाव एवं उनकी पदावत संबंधी प्रावधान दिया गया। देखिए लिखा है
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटान किया जाएगा? 71 में है। किसमें है? 71। 80 में है राज्य की संरचना है। 60 में है राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताया गया है 60 में। और 65 में कहा गया राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अगला दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या नहीं? तो 71 हो जाएगा। कौन सा? 71। ठीक। और 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप है। 70 में आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंध। 80 में है राज्यसभा की संरचना। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, विलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को है। मतलब समाधान की शक्ति को कम कर सकता है तो ये कौन करेगा? केवल राष्ट्रपति करेगा। क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है, ये सब काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। 23 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल को है 213। अगला दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार व लकड़ करने की शक्ति से संबंधित है राष्ट्रपति। दोस्तों ये राष्ट्रपति ही करेगा। आर्टिकल 72। देखिए बेहतर काम है ना क्षमा करना, तो बेहतर से हो जाएगा। 72 क्षमादान की शक्ति है। अगला दिया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों को जो है संबंधित है? आर्टिकल 75 है। इसीलिए मैं कह रहा था देखिए 75 आर्टिकल और बहुत सारे नाम लिए थे कि याद रखिएगा, तो 75 इसीलिए कह रहा था। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट है ये सब, मतलब लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर क्या ही पढ़ाएं। अब देखिए 45 हम नंबर देख नहीं चुके हैं कि 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बात किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी? तो 77 है। आर्टिकल कौन सा? 77 है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि देखिए एक चीज बताइए, अगर ये मान लीजिए किसी को नहीं पता था, ठीक मान लीजिए, तो दोस्तों ये तो पता है ना 48 वाला। 48 में क्या था? कृषि एवं पशुपालन था, तो ये हटा दीजिए, वैसे हट गया डीपीएस पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं पे राष्ट्रपति के बारे में, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई बात किया क्या? प्रधानमंत्री के बारे में। भारत सरकार की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होंगी, तो ये देखिए ये भी नहीं होगा, हटा दीजिए। और सरला ला यानी लोकसभा, तो इसमें हटा दीजिए, तो ऑप्शन ये नहीं हो जाएगा। तो आपको हटाना पड़ेगा कुछ चीजें, तो आराम से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीजें दी हुई है। अगला दिया है भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के। तीनों मतलब जो है सेनाओं के सर्वोच्च होते हैं। अगला है भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक, मतलब इमरजेंसी फंड जो होता है उसका। आगे हमारी बात करें तो ये किसमें होता है? तो 267 में होता है, याद रखिए दोस्तों 267। अगला दिया है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और राष्ट्रपति भी ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों ये होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। अगला दिया है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और सहमति के बीच कोई विधेयक संसद बन जाता है तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते तभी होता है। दोस्तों अगला दिया है कि संविधान, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 52 से 78। इसमें कौन सा होगा? 52 से 78। भाग 5 है, अध्याय 1 है। लिखा है किसी मतलब किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पे पॉकेट वीटो किया था? ज्ञानी जैल सिंह थे। आर्टिकल 111 के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक, ज्ञानी जैल सिंह थे दोस्तों। अगला दिया है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? 123 है। आर्टिकल कौन सा? 123 है। 121 में है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। 22 में है संसदों द्वारा न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जाना, यानी न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। 24 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन। अगला दिया है कि भाग 5 और जो है अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध सही नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हम देखें अगर सी, संसद के विश्रांत काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये नहीं। अगला दिया हुआ है कि वही चीज दिया हुआ 123, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? देखते हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो इम्पोर्टेंट है। 15वीं निर्वाचित
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज के एक छोटे से गांव में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम, ठीक। और जबकि पहली महिला जो कौन थी राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल थी। अगला दिया है भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 में किया गया, आर्टिकल 63 में है और ये अमेरिका से प्रावधान लिया गया है, ठीक, उपराष्ट्रपति वाला। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है, देखिए 45 नंबर वही है, 6 से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है। तो देखिए वो पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो चीज लिखा नहीं, यहाँ पे ये है कि वह 40 वर्ष पूरा होना चाहिए, मतलब उनकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये नहीं 235 वर्ष है, ठीक, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता के बारे में हमने बताया था ना, 66 में दिया, और भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं, हमारे लगभग हमने 90 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे तो इतना थ्योरी जो ये दिए हुए हैं फर्जी की, वो फर्जी की थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो ओवरऑल जो टाइम कैसे बचेगा, जब हम थ्योरी से बचेंगे, ये मतलब देखिए थ्योरी वहां पढ़ो जहां मतलब काम की हो, वही चीज बार बार रिपीट किए हैं, 10 पेज तो इसी में पढ़ जाएंगे बुक के ना, तो कोई फायदा नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।